सभी प्यारे बच्चों का हमारे YouTube चैनल स्वास्तिक मैथमेटिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। सभी प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, क्लास को लाइक शेयर जरूर करिए। मैं आज आपके लिए 2022 का सेट 3 AX सेट प्यारे बच्चों लेके आया हूं, जिसमें कि मैं आपको MCQ टाइप के मोस्ट जो आपके ठीक है 20 प्रश्न दिए गए हैं। इसमें अच्छे अच्छे प्रश्न हैं सभी प्यारे बच्चों, तो उन्हें मैं प्यारे बच्चों कराने जा रहा हूं। सभी प्यारे बच्चों क्लास को लाइक शेयर जल्दी जल्दी कर दीजिए और बढ़ेंगे हम आगे। क्या करना है प्यारे बच्चों, पहला जो प्रश्न है हम 1 बाई 1 करके प्रश्न को पढ़ते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे। अगर आपको इसका आंसर आता हो तो प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी सॉल्व करके ठीक है आंसर को कमेंट करते रहिए। क्या है पहला प्रश्न, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए, कोई एक धनात्मक पूर्णांक है q, उसके लिए आपको ये बताना है कि जो प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक होता है, धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। आपको ये बताना है धनात्मक सम जो पूर्णांक है उसका क्या रूप होगा, ये आपको बताना है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या करना है याद कर लीजिए, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए जो प्रत्येक धनात्मक जो सम पूर्णांक होता है, क्या होता है, सम पूर्णांक जो होता है वो 2q के रूप का होता है। किसके रूप का होता है, 2q के रूप का होता है। सम जो पूर्णांक होता है वो 2q के रूप का होता है। ठीक है, तो धनात्मक सम पूर्णांक या धनात्मक सम संख्या किसके रूप की होती है, 2q के रूप की होती है। तो पहले का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या है प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 2। ठीक है ना, तो पहले प्रश्न में क्या था, धनात्मक सम पूर्णांक किस रूप का होता है, तो 2m 2q 2p, कोई भी पूर्णांक अगर q है तो 2q के रूप का होता है धनात्मक सम पूर्णांक। अगर m है तो 2m के रूप का होता है, p है तो वो 2p के रूप का होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 2। क्या कह रहा है, कह रहा है बिंदुओं a और b से समदूरस्थ x अक्ष पर बिंदु होगा। मान लिया कि कोई बिंदु जो x अक्ष पर है वो आपका x, 0 है। मान लिया कि कोई बिंदु जो x अक्ष पर है उसके निर्देशांक x, 0 है। तो सभी को मैंने बताया था, अगर कोई बिंदु x अक्ष पर है तो x अक्ष पर x का निर्देशांक होगा, बट y निर्देशांक क्या होगा, 0 होगा। तो कह रहा है x अक्ष पर वह बिंदु होगा जो बिंदुओं a और b से, बिंदुओं a 2,5 b 2,9 से कैसा है, समदूरस्थ है। देख लीजिए, ठीक है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु मान लिया हमने P है जो बिंदु A से, जो बिंदु B से क्या है, समदूरस्थ है। यानी जितना PA है उतना ही PB है। चलिए PA क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी लगा देते हैं, वर्गमूल x ऋण 2 का होल वर्ग होल स्क्वायर धन 0, देखिए x को ऐसे ही रखा, इसका चिन्ह बदला, का होल स्क्वायर धन, ठीक है, इसके y को यानी वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। तो इसका x ज्यों का त्यों, इसका चिन्ह बदल दिया, का होल स्क्वायर कर दिया। इसका y ज्यों का त्यों, इसका चिन्ह बदल दिया, का होल स्क्वायर कर दिया। निकल आया दो बिंदुओं के बीच की दूरी। बढ़ेंगे PB, PB भी क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। x, इसका x ज्यों का त्यों, इसका चिन्ह बदल देंगे, धन 2 का होल स्क्वायर धन इसका y ज्यों का त्यों, इसका चिन्ह बदल देंगे, ऋण 9 का होल स्क्वायर। बढ़ते हैं आगे। इधर भी हम देख रहे हैं बराबर में पूरे पर वर्गमूल है, इधर भी बराबर में पूरे पर वर्गमूल है, तो दोनों साइड वर्गमूल चढ़े हुए हैं। तो स्क्वायर बोथ साइड जब हम करेंगे तो प्यारे बच्चों वर्गमूल हट जाएंगे। चलिए हटा देते हैं वर्गमूल को, चूंकि हमने स्क्वायर बोथ साइड कह दिया है। तो इधर पर भी जो वर्गमूल है उसका वर्ग करेंगे तो वर्गमूल हट जाएगा, इधर पर भी जो वर्गमूल है जब इसका वर्ग करेंगे तो वर्गमूल हट जाएंगे। तो x ऋण 2 का होल स्क्वायर 0 धन 5 कितना हुआ, 5 का वर्ग, x धन 2 का होल स्क्वायर धन 0 ऋण 9 कितना हुआ, ऋण 9 का स्क्वायर। तो a ऋण b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 दूनी 4x धन 5 का वर्ग कितना हो गया, 25, a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन 2 गुणा a गुणा b, 2 दूनी 4x धन ऋण का वर्ग धन 9 का वर्ग कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। चेक कर लीजिए सभी प्यारे बच्चों। ठीक है, तो a वर्ग धन b वर्ग ऋण 2 गुणा a गुणा b, 5 का वर्ग 25, a वर्ग धन b वर्ग धन 2 गुणा a गुणा b
और ऋण का वर्ग धन, 9 का वर्ग 81। समान संख्या समान चिन्ह बराबर के दोनों ओर कट जाते हैं। समान संख्या समान चिन्ह बराबर के दोनों ओर कट जाते हैं। तो ऋण के 4x की तरफ धन का 4x ले आए, ऋण का 4x हो गया, और 81 की तरफ धन 25 ले गए, ऋण 25 हो गए। कितने हो गए? ऋण के 8x बराबर, हम देख रहे हैं एक धन है एक ऋण है। जब एक धन एक ऋण होता है तो प्यारे बच्चों घटता है, घटा दीजिए। 11 में से 5 गए 6, यहाँ से एक यहाँ चली गई, यहाँ कितना बचा? 7 में से 2 गए 5। और हम देख रहे हैं धन के बड़े हैं तो धन का चिन्ह आएगा। तो फाइनली x का मान जब हम यहाँ से निकालेंगे तो जब यहाँ से ऋण हटेगा तो बटे के सामने चला जाएगा, 8 गुणा से कहाँ चला जाएगा? भाग में। 8 सत्ते 56। तो फाइनली x का मान कितना आ गया? ऋण के 7 आ गया। कितना आ गया? ऋण के 7 आ गया। तो जैसे ही x का मान ऋण 7 आ गया, आपसे पूछा क्या है? x अक्ष पर बिंदु होगा। x अक्ष पर बिंदु आपने क्या माना है? हमने माना x, 0 होगा। तो कहेंगे अतः x अक्ष पर वह बिंदु, बताइए x अक्ष पर x होगा, x कितना आया? ऋण 7, लेकिन y क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तो ऋण 7, 0 विकल्प जो ए है वो प्यारे बच्चों आपका राइट हो जाएगा। विकल्प ए आपका राइट आंसर होगा। देख लीजिए, इस बिंदु और इस बिंदु से समदूरस्थ x अक्ष पर बिंदु होगा। हमने मान लिया इस बिंदु और इस बिंदु से समदूरस्थ x अक्ष पर वह बिंदु x, 0 है, क्योंकि x अक्ष पर है तो x अक्ष पर x होगा, लेकिन y क्या होगा? 0 होगा। तो इसकी इससे दूरी, इसकी इससे दूरी क्या है? समान है। तो पी ए बराबर क्या है? पी बी है। पी ए भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, पी बी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। फाइनली इधर भी वर्गमूल है, इधर भी पूरे वर्गमूल है। स्क्वायर बोथ साइड करेंगे, वर्गमूल हट जाएंगे, होल स्क्वायर खोलेंगे। समान संख्या समान चिन्ह बराबर के दोनों ओर कट जाएंगे। एक्स एक तरफ शेष एक तरफ करेंगे, फाइनली हमको एक्स का मान ऋण 7 मिल जाएगा। तो जो हमने माना था एक्स अक्ष पर बिंदु है वो क्या है? x, 0 है, और x का मान कितना आ गया? ऋण 7। तो ऋण 7, 0 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए अगला जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं 9:4 के अनुपात में, दो समरूप त्रिभुज हैं जिनकी संगत भुजाओं में अनुपात दिया है और इनके त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। तो आप कहेंगे त्रिभुज के, देख लीजिए, भुजाओं में अनुपात दिया है, क्षेत्रफलों में अनुपात पूछ रहा है। त्रिभुज के क्षेत्रफलों में अनुपात, त्रिभुज के क्षेत्रफलों में अनुपात, देख लीजिए त्रिभुज के क्षेत्रफलों में जो अनुपात होता है वो इनके संगत भुजाओं के वर्गों के, संगत भुजा के वर्गों के अनुपात में होता है। समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है, समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफलों में अनुपात होता है वो इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है। संगत भुजाएं देख लीजिए क्या है, 9 और 4 है। संगत भुजाओं में अनुपात क्या है? 9:4। तो इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है, ये याद कर लीजिए। भुजाओं में अनुपात दिया है, जब क्षेत्रफलों में अनुपात पूछे तो इनकी भुजाओं के वर्गों का अनुपात ही क्षेत्रफलों का अनुपात होता है। तो दोनों का वर्ग कर देंगे, 9 का वर्ग 81 हो जाएगा, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। तो 81 अनुपात क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। विकल्प सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है यदि cos स्क्वायर थीटा 1/2 है तो sin स्क्वायर थीटा का मान होगा। देखिएगा बहुत ध्यान से, एक प्रतिबंध हमको मालूम है साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। चेक कर लीजिए, एक प्रतिबंध हम लोगों को मालूम है, एक सर्वसम का हमने आपको लिखाई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो चलिए हमारे पास कॉस स्क्वायर का मान है तो साइन स्क्वायर को हम ऐसे ही रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर का मान कितना है? 1/2 बराबर 1। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 की तरफ धन का 1/2 चला जाएगा, ऋण का 1/2। साइन स्क्वायर थीटा बराबर इसके अपॉन में है, कहीं इसके अपॉन में है नहीं, तो 2 1 कम 2 में से 1 गए, 1/2। आपसे इसी का मान पूछा है, किसका? साइन स्क्वायर थीटा का। वर्ग नहीं हटाइएगा, वर्ग नहीं हटाइएगा। क्यों? क्योंकि आपसे साइन स्क्वायर थीटा का ही तो मान पूछ रहा है। तो साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना आ गया? 1/2। तो फाइनली आपका विकल्प जो डी है वो राइट हो जाएगा। 1/2 आपका विकल्प डी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या है? प्रश्न संख्या 5 कह रहा है चित्र में
त्रिज्यखंड ओ ए बी का परिमाप होगा, ये आपको बताना है। जो त्रिज्यखंड है उसमें ओ ए बी ये जो है इसका परिमाप पूछा है। तो परिमाप का मतलब होता है जो भी आकृति है उसके बॉर्डर को, उसके किनारों को जोड़ दो। देखो ये प्लस ये प्लस ये तीनों को आप जोड़ दीजिए तो आपको इसका क्या मिल जाएगा, परिमाप मिल जाएगा। तो देखिए कहने जा रहे हैं त्रिज्यखंड ओ ए बी का परिमाप, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखो इतनी भुजा कौन सी, ओ ए प्लस इतना हो गया ओ ए प्लस इतना ओ बी प्लस देखो ये प्लस ये क्या है, चाप ए बी। चाप ए बी की लंबाई, चाप ए बी की लंबाई, चाप ए बी की लंबाई देख लीजिए, चाप ए बी की लंबाई देख लीजिए अच्छे से। त्रिज्यखंड का अगर आपको परिमाप चाहिए, देख लीजिए जब आपको आकृति ऐसे दी जाए, अगर आपको वृत्त दिया जाता तो त्रिज्यखंड का परिमाप फिर आपका केवल इतना ही रहता, ठीक है ना। जब भी आपको ऐसे आकृति दी जाएगी और आपसे परिमाप पूछेगा तो ये प्लस ये तो ये ओ ए प्लस ओ बी प्लस ये चाप, ठीक है, चाप ए बी की लंबाई। तो चलिए ओ ए कितना है, ओ ए आपका 7 सेंटीमीटर है, प्लस ओ बी कितना है, ये भी आपका 7 सेंटीमीटर है, प्लस बताइए चाप ए बी की लंबाई। तो चाप ए बी की लंबाई का फार्मूला है, बताया था हमने आपको, जब भी कोण और त्रिज्या दी जाए और चाप की लंबाई पूछे तो 2 पाई का मान 22/7, 22 को यहाँ लिख देंगे, 7 को भाग में लिख देंगे, 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर। बताओ आर का मान कितना है, 7 गुणे थीटा 60, ठीक है, बटे 360। चेक कर लीजिए, जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो मात्रक को नहीं लिखेंगे, डिग्री को नहीं लिखेंगे। तो देखिए 2 पाई आर 2 पाई का मान 22/7, आर 7, थीटा 60/360, ठीक है, गुणा करके लिखेंगे। चलिए 7 से कट गया 7, 1 0 से 1 0, 6 का 36, 2 एकम 2 2 तिहाई 6। तो फाइनली इधर देखिए 7 और 7 कितने हो गए, 14, प्लस 22 एकम 22/3, देखते जाइएगा, इसके बट्टे में कहीं इसके बट्टे में नहीं, तो 3 जाएगा 14 के पास, 14 तिहाई 42, 14 तिहाई 42 और 42 और 22 कितना हो गया, 66/42 और 22 64, 42 और 22 कितना हो गया 64, 42 और 22 कितना हो गया 64/3। तो विकल्प ए प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा। चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत परेशानी हो कमेंट करिए। ये माप प्लस ये माप प्लस ये माप, ये माप जो है वो त्रिज्या है, ये माप भी त्रिज्या है, ये वाली जो माप है वो चाप की लंबाई है, और कोण और त्रिज्या के दिए होने पर चाप की लंबाई 2 पाई आर θ/360, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या है प्यारे बच्चों अगला प्रश्न, कह रहा है प्रश्न संख्या 6, कह रहा है एन प्रेक्षणों का जो माध्य है वो x बार है। देखिए एन प्रेक्षण है, मान लिया प्रेक्षण x1 x2 x3 ... xn है, माना प्रेक्षण x1, x2, x3, ... xn है। हमने मान लिया कि प्रेक्षण हमारे पास ये हैं, उनका हमें माध्य, ठीक है, एन प्रेक्षण हो गए, उनका माध्य हमें x बार दिया। लगा दीजिए फार्मूला, माध्य बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। देख लीजिए ध्यान से, पदों का योग बटे पदों की संख्या। चलिए बढ़ते हैं आगे। माध्य हमको दिया गया है, देखिए एन प्रेक्षण है, कुल प्रयोग कितने हैं एन प्रेक्षण है, ठीक है, उनका माध्य x बार है, तो माध्य हो गया x बार, माध्य लिख दिया हमने x बार। पदों का योग कर दीजिए x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस ... प्लस xn बटे पदों की संख्या। बताओ कितने पद हैं, n ही तो प्रेक्षण है, पदों की संख्या n। तो चलिए अपॉन में 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x1 प्लस x2 प्लस x3
प्लस डॉट 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 प्लस एक्स एन, कितना हो गया एन एक्स बार, कितना हो गया एन एक्स पे बार। इतना आपको जैसे ही मिल गया। अब आगे पढ़िए, आगे क्या कह रहा है, वो कह रहा है यदि प्रत्येक प्रेक्षण को ए से बढ़ा दिया जाए, हर एक प्रेक्षण को ए से बढ़ा दो। पहला प्रेक्षण क्या था x1, उसको भी ए से बढ़ा दिया, x2 को भी ए से बढ़ा दिया यानी प्लस कर दिया, x3 को भी ए से बढ़ा दिया, कॉमा डॉट 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 प्लस कॉमा xn को भी किससे बढ़ा दिया, ए से बढ़ा दिया। कह रहा है प्रत्येक प्रेक्षण को ए से बढ़ा दिया जाए, x1 को भी ए से बढ़ा दिया, x2 को भी ए से बढ़ा दिया का मतलब है प्लस कर दिया, x3 को भी ए से बढ़ा दिया यानी प्लस कर दिया, xn को भी देखिए ए से बढ़ा दिया, प्रत्येक प्रेक्षण को क्या कर दिया, ए से बढ़ा दिया। तो नया माध्य आपसे पूछ रहा है, लगा दीजिए फिर से, माध्य बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। चलिए पद यही तो है हमारे पास, इनका हम योग करने जा रहे हैं क्योंकि प्रत्येक प्रेक्षण में ए बढ़ा दिया गया है, को ए से बढ़ा दिया गया है, ठीक है। पदों का योग करने जा रहे हैं, x1 प्लस ए प्लस x2 प्लस ए प्लस x3 प्लस ए प्लस डॉट 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 प्लस xn प्लस ए अपॉन, बताइए पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या काउंट कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं प्रेक्षण कितने थे, पहले n थे डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये टोटल प्रेक्षण कितने थे n, हर एक प्रेक्षण में a बढ़ा है, कितना बड़ा a, इसमें भी a बढ़ा दिया गया, इसमें भी a बढ़ा दिया गया, तो प्रेक्षण उतने ही है प्यारे बच्चों, प्रेक्षणों में एक, ठीक है, a को बढ़ा दिया गया, ठीक है, a को बढ़ाया गया, प्रेक्षण उतने ही हैं, कितने n। चलिए आगे बढ़ते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xn अलग कर लो, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn प्लस, अब इन्हें अलग कर लो, तो सभी प्लस के हैं, प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस डॉट डॉट डॉट, बताइए कितने पदों तक हैं, n पदों तक, कितने पदों तक, n पदों तक। बट्टे क्या चल रहा है, n चल रहा है, बट्टे क्या चल रहा है, n चल रहा है, देख लीजिए ध्यान से, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn अलग कर लिया। अब ये भी धन का ए, 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 कितने पदों तक जुड़ रहा है, ए कितने पदों तक जुड़ रहा है, ए धन ए धन ए धन ए, कितने पदों तक जुड़ रहा है, n पदों तक। तो चलिए x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn, इसका मान आपके पास है, चेक कर लीजिए क्या है, n x पे बार प्लस, बताइए ए कितने पदों तक जुड़ रहा है, n। अगर आप एक धन डॉट डॉट डॉट, अगर आप एक को 10 पदों तक जोड़ेंगे तो पता कितना बनेगा, 10। आप 2 को 10 पदों तक जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 20। आप 3 को 10 पदों तक जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 30। कैसे बन रहा है, 3 को जोड़ रहे हैं कितने पदों तक, 10 पदों तक, तो 3 धाम कितना हो गया, 30। 2 को जोड़ रहे हैं 10 पदों तक तो कितना हो गया, 2 धाम 20। 1 को जोड़ रहे हैं कितने पदों तक, 10 पदों तक, 1 10 का गुणा 10, चेक कर लीजिए। ऐसे ही आपको यहाँ पर भी करना है, क्या करना है, ए को आप जोड़ रहे हैं n पदों तक, तो बताइए 1 को जब आपने 10 पदों तक जोड़ा 1 गुणे 10, 2 को जब आपने 10 पदों तक जोड़ा तो 2 गुणे 10, 3 को जब आपने 10 पदों तक जोड़ा तो 3 गुणे 10, और a को आप n पदों तक जोड़ रहे हैं तो क्या कहेंगे, a गुणे n बट्टे n, n ले लेंगे ऊपर से कॉमन, तो आया x बार प्लस a अपॉन n, n से कट जाएंगे n, तो x बार प्लस a, यही आपका प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा, x बार प्लस a, विकल्प a आपका राइट हो जाएगा। कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए हर एक प्रश्न को बहुत अच्छे से प्यारे बच्चों तैयार करिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्या है, कह रहा x प्लस 3 x प्लस 6 x प्लस 9 और x प्लस 12 का माध्य 10 हो तो x का मान बताइए। बताइए माध्य बराबर क्या होता है, फार्मूला, माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। देखते जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है प्यारे बच्चों। क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है क्लास को लाइक शेयर जरूर करिए। पदों का योग बटे पदों की संख्या। चलिए बढ़ते हैं आगे, पदों का योग करने जा रहे हैं। x
प्लस एक्स प्लस 3 सबको जोड़ने जा रहे हैं। एक्स प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 9 प्लस एक्स प्लस 12 सभी पदों को जोड़ दिया। एक्स प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 9 प्लस एक्स प्लस 12 सभी को जोड़ दिया। ठीक है, पदों की संख्या कितनी है देख लीजिए। ठीक है, पदों की संख्या कितनी है हमें, ठीक है, देख लीजिए कितने पद हैं, चेक कर लेते हैं। 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद और 5 पद। पदों की संख्या कितनी है 5। और माध्य हमको कितना दिया गया है, का माध्य 10 है। माध्य कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। तो चलिए लगा दिया हमने फार्मूला, माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो माध्य कितना दिया गया था हमको, माध्य दिया गया था 10, तो माध्य पर हमने लिख दिया 10। अब हम पदों का योग करने जा रहे हैं। पद हमारे पास है एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 6, एक्स प्लस 9, एक्स प्लस 12। इनका हम योग करने जा रहे हैं। योग का मतलब जोड़ने जा रहे हैं। एक्स धन 3 धन एक्स धन 6 धन एक्स धन 9 धन एक्स धन, ठीक है, 12 होल बाई पूरे के बटे पदों की संख्या। काउंट कर लेते हैं कितने पद हैं, 1 2 3 4 5। तो पदों की संख्या कितनी हो गई 5। इसके ठीक है आगे बढ़ते हैं। 10 बराबर, चलिए पदों को जोड़ लेते हैं। 1x 2x 1x 3x 1x 4x और 1x कितना हो गया 5x हो गया। 1x 2x 1x 3x 1x 4x 1x 5x। अब हम इनको जोड़ लेते हैं। 3 और 6 9 9 18 18 और 12 कितना हो गया 30 हो गया बट्टे 5। इसके बट्टे में क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। ये भी देखो पूरे के बट्टे हो गया, ये भी पूरे के बट्टे हो गया। और जब दो भिन्न हो उनके बीच में, ठीक है, बराबर का चिन्ह हो और दोनों भिन्न अगर पूरे के बट्टे हो तो आप कैंची गुणा यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 5x धन 30 का 1 में गुणा होगा तो 5x धन 30 ही रहेगा। और जब 5 का 10 में गुणा होगा तो 5 दाम 50 हो जाएगा। तो 5x बराबर 50 की तरफ धन 30 ले जाएंगे तो ऋण 30 हो जाएगा। 5x बराबर घटाने पर प्यारे बच्चों कितना बचेगा 20 बचेगा। तो x बराबर जब निकालेंगे हमें x का मान निकालना है। देख लीजिए किसका मान पूछा, x का मान। तो हम देख रहे हैं 5x के गुणा में है प्यारे बच्चों, दूसरी तरफ कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। 5 एकम 5 5 चको 20। तो x का मान कितना आ गया 4 आ गया। तो x का मान होगा, x का मान 4 जो कि विकल्प डी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या है प्रश्न संख्या 8, कह रहा है त्रिकोण यानी ट्राइएंगल शब्द से व्यंजन चुनने की प्रायिकता होगी। चलिए देख लेते हैं। शब्द है त्रिकोण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइएंगल, ट्राइएंगल, ठीक है ना। शब्द जो ट्राइएंगल है, देख लीजिए ध्यान से, क्या है ट्राइएंगल। ट्राइएंगल, ठीक है ना। तो कह रहा है जो शब्द ट्राइएंगल है उससे व्यंजन चुनने की प्रायिकता पूछिए। एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन, ठीक है। स्वर सभी को मालूम है, ए ई आई ओ यू होते हैं, उन्हें छोड़कर सब व्यंजन होते हैं, ठीक है ना, कंसोनेंट, ठीक है। तो चलिए कॉन्सोनेंट जो है हमें किसकी पूछ रहा है, व्यंजन की, यानी हमसे कंसोनेंट की पूछ रहा है। तो गिन लेते हैं। स्वर को मतलब वॉवेल्स को छोड़ देते हैं, व्यंजन काउंट कर लेते हैं। देखिए देखना, ए आपका वॉवेल है, आई ई ये सब वॉवेल है, ठीक है। तो इनको छोड़ दीजिए और बच्चे जितने भी वो आपके व्यंजन है। देखना 1 2, ठीक है, 3 4 और 5, चेक कर लीजिए। ये 5 आपके व्यंजन हैं। तो कुल अक्षर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। कुल अक्षर प्यारे बच्चों 8 हैं। और व्यंजन कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो फाइनली प्रायिकता जो होगी वो 5/8 हो जाएगी। चेक कर लीजिए प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 5/8। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। याद रखिएगा स्वर हमने इसमें से छोड़ दिए तो बचे हुए सब व्यंजन है। स्वर हमने छोड़ दिए, आई छोड़ दिया, ए छोड़ दिया, ई छोड़ दिया। अब जितने बचे वो सब व्यंजन है, 1 2 3 4 5 यानी 5/8। तो विकल्प जो आपका
डी है वो प्यारे बच्चों राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या है प्रश्न संख्या 9। चलिए प्रश्न संख्या 9 का हल देख लेते हैं। यदि शंकु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, पहले प्यारे बच्चों शंकु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई लिखी है, फिर लिखा है आधार का व्यास, तो पहले लिखा है 15, फिर आधार का व्यास 16। तो चलिए कह रहा है एक शंकु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, तो सभी को मालूम है ऊर्ध्वाधर ऊंचाई को हम h बोलते हैं, और पहले ऊर्ध्वाधर ऊंचाई लिखी है तो पहले कितना लिखा है 15 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरे नंबर पर लिखा है आधार का व्यास, तो आधार का व्यास क्या होता है 2r, आधार का व्यास क्या होता है 2r, और दूसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ है 16, जिससे कि r का मान हमको मिल गया 16/2, 2 अट्ठे 16, तो r का मान कितना मिल गया 8 सेंटीमीटर मिल गया। चेक करते रहिएगा प्यारे बच्चों। तो फाइनली ऊर्ध्वाधर ऊंचाई h दी गई थी और व्यास 16 दिया था, जिससे हमने क्या निकाल लिया त्रिज्या निकाल लिया। तो कह रहा है शंकु का वक्र पृष्ठ होगा, शंकु का वक्र पृष्ठ देखिएगा प्यारे बच्चों कि शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है वो आपका पाई आर एल होता है। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है पाई आर एल, और हमारे पास एच और आर है, हमारे पास ऊर्ध्वाधर ऊंचाई थी, ठीक है, और हमारे पास व्यास था जिससे हमने त्रिज्या निकाल ली। लेकिन क्या हमारे पास एल है? तो जब तक एल नहीं निकाल पाएंगे तब तक प्यारे बच्चों हम शंकु का वक्र पृष्ठ नहीं बता पाएंगे। तो चलिए एल वर्ग बराबर होता है एच वर्ग धन आर वर्ग, तो एल वर्ग बराबर एच का मान है 15 का वर्ग, आर का मान है 8 का वर्ग, तो 15 का वर्ग प्यारे बच्चों 225 हो जाएगा, 8 का वर्ग 64 हो जाएगा। जोड़ने पर ठीक है 289 हो जाएगा, और जब वर्ग हटेंगे तो वर्गमूल 289 हो जाएगा, और 289 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते आगे। पाई आर एल, पाई के पदों में चाहिए आंसर, पाई के पदों में चाहिए, तो पाई को हम ऐसे ही रहने देंगे। बताइए आर का मान कितना 8, एल का मान कितना है 17, ठीक है। 17 का जब आप 8 में गुणा करेंगे तो 17 अट्ठे होता है 136 पाई, और चूंकि पृष्ठ है यानी पृष्ठ होता है आपका वर्ग मात्रक, तो 136 पाई वर्ग सेंटीमीटर। विकल्प डी आपका प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या है प्यारे बच्चों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उसका परिमाप होगा। देखिए ध्यान से, कह रहा है एक वृत्त है जिसका क्षेत्रफल दिया गया है 64 पाई, तो लगा देते हैं वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 64 पाई। चलिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 64 पाई, पाई से क्या कट गए पाई, तो आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया 64, वर्ग अट्टे वर्गमूल 64, केवल धन वर्गमूल, क्यों? क्योंकि आर है त्रिज्या, त्रिज्या ऋणात्मक नहीं होती, इसीलिए केवल वर्ग हटेंगे तो धन वर्गमूल चढ़ेगा। आर का मान कितना आ गया 8, चूंकि ये क्या है क्षेत्रफल है वर्ग मात्रक, और मात्रक क्या है सेंटीमीटर, तो आर का मान आ गया 8 सेंटीमीटर। आर त्रिज्या है, त्रिज्या आपकी इकाई मात्रक होती है। चलिए वृत्त का क्षेत्रफल दिया था 64 पाई, वृत्त का क्षेत्रफल हमने लगा दिया पाई आर स्क्वायर बराबर 64 पाई, पाई से पाई कट गए, आर वर्ग बराबर 64, वर्ग हटे वर्गमूल 64, तो 8 का वर्ग 64 का वर्गमूल कितना हो गया 8। तो फाइनली हमारे पास आर आ गया। हमसे पूछा क्या है, तो उसका परिमाप होगा। एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया है उसका परिमाप होगा, यानी किसका परिमाप होगा वृत्त का परिमाप होगा, वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप, वृत्त की परिधि, ठीक है दोनों एक ही बात है। 2 पाई आर, तो 2 इंटू पाई के पदों में चाहिए है, पाई रहने देंगे। आर का मान बताओ कितना 8, तो 8 दूनी कितने हो गए 16 पाई, और चूंकि परिमाप है तो इकाई मात्रक होता है 16 पाई सेंटीमीटर, यानी विकल्प बी आपका प्यारे बच्चों राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है, दिए गए चित्र में पी क्यू का मान पूछा है। पहचानिए प्यारे बच्चों, एक कोण और एक भुजा दी जाए और अगर वो समकोण त्रिभुज हो, कैसा त्रिभुज हो समकोण त्रिभुज हो, तो हम प्यारे बच्चों उस त्रिभुज में, ठीक है उस त्रिभुज में कोई भी साइन कॉस टेन कुछ भी लेकर हम उसका मान निकाल सकते हैं। देख लीजिए कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये कैसा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में हम कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात लगा सकते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, पहचानिए जरा पी क्यू का मान होगा, ये पूछा है आपसे पहचानना। कोण के सामने ये क्या है लंब,
कोण के सामने ये क्या है, लंब, और ये क्या है, आधार। यानी लंब पूछ रहा है, आधार दिया है, और लंब और आधार किस में आते हैं, टेन में आते हैं। तो ले लीजिए समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, टेन 30 अंश बराबर, बताइए टेन ले लिया, टेन टेन क्या होता है, लंब बटे आधार। तो बताइए टेन 30 अंश के सामने का लंब कौन हो गया, पी क्यू, आधार कौन हो गया, क्यू आर। टेन 30 अंश का मान कितना हो गया, 1/√3 बराबर पी क्यू का मान हमें पता नहीं, और क्यू आर का मान कितना है, 100 बटे में, ठीक है 100 है ही, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी पूरे के बटे, ये भी पूरे के बटे, उनके बीच में किसका चिन्ह है, बराबर का चिन्ह है। बढ़ते हैं आगे, √3 का पी क्यू में गुणा, √3 गुणे पी क्यू बराबर 100 एकम 100। पी क्यू बराबर जब निकालेंगे तो √3 गुणा से कहाँ चले जाएंगे, भाग में, तो फाइनली 100 बटे कितना आ गया, √3 आ गया। यानी विकल्प सी आपका प्यारे बच्चों राइट हो गया, विकल्प सी आपका क्या हो गया, राइट हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 12 कह रहा है यदि x का मान ये है, y का मान ये है। देखिए कभी कभी आपको एक ऐसा प्रश्न दे देता है कि जिसमें आपको x का मान दे देता है, y का मान दे देता है, और एक समीकरण दे देता है, कहता है इसका मान होगा। तो चलिए हमारे पास x का मान है, हमारे पास y का मान है, हमसे पूछ रहा है x धन y। तो बताइए x क्या है, 2 sin वर्ग थीटा है, धन बाई जो कि 2 पदों का है और बाहर चिन्ह धन का है, तो ब्रैकेट में ना लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाई का मान है 2 cos वर्ग थीटा धन 1। चेक कर लीजिए इन दोनों पदों को, जैसे हमने x लिख लिया, धन का चिन्ह लगाया, हमने बाई को लिख लिया, हमने देखा 2 पद हैं, दोनों से 2 कॉमन है, जैसे इन दोनों से हमने 2 कॉमन ले लिया, क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा धन के 1। तो 2 को हम ऐसे ही रहने देंगे, ब्रैकेट का मीन्स हो गया गुणा, साइन वर्ग थीटा धन कॉस वर्ग थीटा कितना होता है, 1 होता है। हमने आपको 3 सर्वसमकाएं लिखाई थी, उन्हीं में से ये एक सर्वसमका है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो 2 ब्रैकेट का मीन्स गुणा, ये हो गया 1 धन 1, तो 2 एकम 2 धन 1, 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। तो फाइनली आपका विकल्प ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 12 हो चुका है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। तो चलिए क्या है क्वेश्चन नंबर 13, बड़ा ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों। कह रहा है दिए गए चित्र में यदि AQ 4 सेंटीमीटर है, बड़ा ध्यान से देखना, AQ कितना है, 4 सेंटीमीटर। AQ है कहाँ, ये रहा AQ, AQ कितना है, 4 सेंटीमीटर, ठीक, AQ कितना है, 4 सेंटीमीटर। QR कितना है, 7 सेंटीमीटर, QR कितना है, 7 सेंटीमीटर, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक QR 7 हो गया। DS कितना है, DS इतना DS है 3 सेंटीमीटर। तो कह रहा X का मान बताओ, वेरी सिंपल, परेशान ना हो, सभी को मालूम है कि ऐसे एक बाह्य बिंदु है और बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं, ठीक है, लंबाई में समान होती हैं, यानी जितनी स्पर्शी ये होगी उतनी ही ये होगी। बताओ ये कितनी है, 3, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। देखते जाना प्यारे बच्चों। फिर देखिए R एक कैसा बिंदु है, बाह्य बिंदु है, और बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में समान होती हैं, जितना RB होगा उतना ही RC होगा। देख लीजिए जितना RB होगा उतना ही RC होगा। तो बताओ RB कितना है, 3, तो ये भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बताइए पूरा पूछा है, x पूछा है, तो बताओ 3 इतना 3 इतना कितना हो गया, 6, और विकल्प आपका बी प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, विकल्प बी आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 का विकल्प बी आपका प्यारे बच्चों राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। समझ लीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में समान होते हैं, अगर इतना 3 है तो ये भी 3 होगा, तो ये 3 हो गया। फिर देखिए बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में समान होती हैं, अगर इतना 3 है तो ये भी प्यारे बच्चों कितना होगा, 3 होगा। तो 3 ये कितना हो गया, 3 और 3 6, तो x की माप कितनी हो गई, 6 सेंटीमीटर हो गई। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है दिए गए चित्र में यदि PB और CF पैरेलल है, ये देखो PB, ये एक जो चित्र दिया गया है, इस चित्र में ध्यान से देखिए, इस त्रिभुज में अगर आप ध्यान से देखें जो अभी हमने अंडरलाइन करके दिखाया है, ये देखिए, ठीक है, जो अभी हम डार्क करके आपको दिखा रहे हैं, अगर आप इस त्रिभुज को ध्यान से देखें
तो इस त्रिभुज में पीबी जो भुजा है, ये पीबी जो भुजा है वो सीएफ के क्या है, समांतर है, यानी ये भुजा इसके समांतर है। ठीक, फिर देखो इस वाले त्रिभुज में आओ, चेक करो इसमें, ठीक है, इस वाले त्रिभुज में आओ। ठीक, बताओ इसमें क्या कह रहा है कि जो डीपी है, क्या है, डीपी, ये डी है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब कह रहा है जो डीपी है, ये डीपी जो है इस वाले त्रिभुज में, ये जो डीपी है वो इसके पैरेलल है, किसके, ईएफ के। देख लीजिए ये भुजा इसके समांतर है, तो कह रहा है ए डी बटे डी ई किसके बराबर होगा, ए डी बटे डी ई किसके बराबर होगा, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं, ए डी बटे डी ई किसके बराबर होगा, ये आपसे पूछा है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बताइए। पहले हम आए त्रिभुज ए सी एफ में, त्रिभुज ए सी एफ में, पहचानो, ए सी एफ में पीबी पैरेलल है किसके, सी एफ के, पीबी पैरेलल है किसके, सी एफ के। और जब हमने बताया था किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर अगर रेखा खींची जाए तो वो जो अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, ये बिंदु इन रेखा खंडों को समान अनुपात में बांट देते हैं। देखना ध्यान से, एपी बटे पी एफ, एपी बटे, देखो एपी बटे पी एफ बराबर ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी, नंबर हो गया 1। देखते जाना, ये नंबर हो गया 1। आगे बढ़ेंगे, अब इस वाले त्रिभुज में आए, त्रिभुज अभी हमने ए सी एफ लिया था, अब हम ले रहे हैं ए ई एफ। त्रिभुज ए ई एफ में, त्रिभुज ए ई एफ में, ए ई एफ में, पहचानो त्रिभुज ए ई एफ में। अब क्या करने जा रहे हैं बताओ, डीपी, डीपी पैरेलल है किसके, ई एफ के, बताओ डीपी पैरेलल है किसके, ई एफ के। और अगर डीपी ई एफ के समांतर है, ठीक है, तो देख लो ए पी बटे पी एफ, थेल्स प्रमेय लगा देंगे। देख लीजिए ये कहाँ से बना है, थेल्स प्रमेय से। कहाँ से बना है, थेल्स प्रमेय से। यहाँ भी देखिए अगर डी पी ई एफ के पैरेलल है तो ए पी बटे पी एफ, ए पी बटे पी एफ बराबर, देख लीजिए ए पी बटे पी एफ बराबर, आगे बढ़ते हैं, ए पी बटे पी एफ बराबर ए डी बटे डी ई, ए डी बटे डी ई। चलिए ये हो गया आपका 2 नंबर। आप पहचानिए समीकरण 1 व 2 से दोनों की LHS बराबर है, ठीक है, तो कहेंगे समीकरण 1 व 2 से दोनों की क्या बराबर है, LHS बराबर है, तो दोनों की RHS भी बराबर होंगी, यानी ए डी बटे डी ई बराबर ए बी बटे बी सी। तो चलिए हमें ए डी बटे डी ई निकालना है, तो हम कहेंगे ए डी बटे डी ई बराबर, बताओ ए बी कितना है, ए बी है प्यारे बच्चों 2, और बताओ बी सी कितना है, बताओ पूरा कितना है 8, ये कितना है 2, तो बताओ ये कितना बचेगा 6 बचेगा ना, ठीक है ना, इतना 2 है, पूरा 8 है, तो ये कितना बचेगा 6, तो ए बी हो गया हमारा 2 और बी सी कितना हो गया 6, ठीक है, पूरा 8 दिया गया, ये 2 दिया है, तो पूरे 8 में से 2 हटा देंगे, कितना बचेगा 6, 2 1 कम 2, 2 3 6, तो आ गया ए डी बटे डी ई बराबर 1:3 या 1/3 या 1/3। तो देख लीजिए जिस रूप में आंसर हो 1/3, विकल्प बी प्यारे बच्चों, विकल्प बी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या है प्रश्न संख्या 15, कह रहा है कि x अक्ष से 2,3 की दूरी, तो चलिए सुन लें ध्यान से, जब किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी पूछे तो आपको y का मान बोल देना है। देख लीजिए x अक्ष से इस बिंदु की दूरी, तो y का मान बोल दीजिए। x अक्ष से दूरी पूछ रहा है, x अक्ष से इस बिंदु की दूरी पूछ रहा है, तो जब किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी पूछे या x अक्ष से उस बिंदु की दूरी पूछे, दोनों ही स्थितियों में अगर x अक्ष से पूछे उस बिंदु की दूरी तो आपको y का मान बोल देना है। तो y का मान प्यारे बच्चों कितना दिया गया है, y का मान कितना है 3, x अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो y का मान कितना दिया गया है 3 दिया गया है। तो जो विकल्प आपका ए है वो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। याद कर लीजिए x अक्ष से
मैं लिख रहा हूं, ध्यान से सुनिए। एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी, किसी बिंदु की दूरी अगर आपको बतानी है तो बाई का मान बोल दीजिए, उस बिंदु के बाई का मान। और अगर बाई अक्ष की से किसी बिंदु की दूरी पूछ रहा है तो x का मान बोल दीजिए, उस बिंदु के x का मान, बिंदु के, ठीक है, बाई का मान, बिंदु के x का मान बोल दीजिए। देख लीजिए ध्यान से, x अक्ष से दूरी, मैंने देखो बाई का मान बोल दिया 3, हमारा राइट हो गया, ठीक है। और ये याद रखिएगा, अगर ये ऋण 3 होता, अगर ये ऋण 3 होता तो प्यारे बच्चों दूरी कभी भी क्या नहीं होती, ऋणात्मक नहीं होती। ऋण 3 आंसर कभी भी नहीं आएगा, ये याद रखिएगा। मैं जरूर बोल रहा हूं कि एक्स अक्ष से दूरी पूछे तो बाई का मान बोल दो, बाई का मान धन है तो ही आपको बोलना है, नहीं तो ये वाला ऋण 3 कभी भी दूरी ऋणात्मक नहीं होती, ऋण 3 भी आंसर नहीं होगा फिर, ये बात को याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है, एक्स अक्ष से दूरी, बाई का मान बोल दो, धन 3, आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 16 की तरफ। क्या है, कह रहा है समांतर श्रेणी दी गई है 2, 4, 6, डॉट 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 का आपसे कौन सा पद पूछा है, 10वां पद पूछा है। चलिए क्या होता है 10वां पद, A10, A10 क्या होता है, A+9D, A10 क्या होता है, A+9D। तो बताइए A10 क्या होता है, A+9D। तो बढ़िए आगे, A होता है प्रथम पद जो कि हो गया 2, समांतर श्रेणी जो दी गई है उससे हमने प्रथम पद निकाल लिया, उससे हम सार्वंतर निकाल लें। दूसरे पद को ज्यों का त्यों पहले का चिन्ह बदल दो, धन 2 का हो जाएगा ऋण 2, और 4 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब हमसे पूछा है 10वां पद, निकाल दीजिए। A10 बराबर A धन 9D, A का मान 2, धन 9 गुणे D का मान 2, 2 धन 9 दूनी 18, 18 और 2 कितना हो गया, 20 हो गया। तो विकल्प सी प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, विकल्प सी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या है प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 17, प्रश्न संख्या 17 कह रहा है द्विघात समीकरण का विविक्तकर होगा। आपसे इस द्विघात समीकरण का विविक्तकर पूछा है। देख लीजिए काफी उसने घुमाकर आपसे प्रश्न पूछ रहा है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे इसलिए, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, विविक्तकर तब आप बता पाएंगे जब आप ए बी सी के मान निकालेंगे, तब आप कहेंगे डी बराबर B² - 4AC। लेकिन अभी हमारे पास ए बी सी के मान हमें मिल ही नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट है। तो सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, A धन B का होल स्क्वायर, A² धन B² धन 2 गुणा A गुणा B। तो 2 दूनी 4x बराबर क्या है, 0 है। तो चलिए पहले x वर्ग को लिख लेते हैं, फिर x वाले धन 4x को लिख लेते हैं, फिर धन 4 लिख लेते हैं, बराबर कह देंगे क्या, 0। चेक कर लीजिए, पहले x वर्ग, फिर x, फिर अचर पद, ठीक है। अब चेक कर लीजिए, x वर्ग के संग जो होता है वो a होता है 1, x के संग जो होता है वो b होता है धन 4, जिसके संग x नहीं होता वो c होता है, c कितना हो गया, धन 4। अब हमारे पास a का भी मान है, हमारे पास b का भी मान है, हमारे पास c का भी मान है, लगा दीजिए d बराबर B² - 4AC, तभी तो विविक्त कर निकलेगा। b का मान है 4 का वर्ग ऋण 4 गुणा a का मान है 1 गुणा c का मान कितना है, 4 है। तो चलिए b वर्ग 4 का वर्ग 16 ऋण 4 गुणा a गुणा c, तो 4 चक्को 16 एकम 16, तो 16 में से 16 चले गए, कितना बचा, 0। तो फाइनली d का मान यानी विविक्त कर d कितना आ गया, 0 आ गया। d को क्या बोलते हैं, विविक्त कर बोलते हैं। कितना आ गया, 0 आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। आपके सामने प्रश्न संख्या 18, बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 18, कह रहा है के किस मान के लिए इस समीकरण और इस समीकरण जो युग्म है का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का मतलब होता है एकमात्र हल, केवल एक हल को अद्वितीय हल बोलते हैं। तो चलिए पहला जो समीकरण हम देख रहे हैं kx ऋण y, ठीक है, बराबर जो धन 2 है पक्षांतर कर लाएंगे, धन 2 पक्षांतर कर लाएंगे, ऋण 2 हो जाएगा, बराबर 0 बन जाएगा, समीकरण नंबर 1। ऐसे दूसरा समीकरण देखिए 6x ऋण 2y धन 3 पक्षांतर कर लाएंगे, ऋण 3 बराबर 0, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2।
चेक कर लीजिए, पहले समीकरण की जब आप तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, तो a1 का मान मिलेगा धन के, x के संग जितना भी है वो a1 है, y के संग जितना भी है वो b1 है ऋण 1, और जिसके संग x y नहीं वो c1 है ऋण के 2। देख लीजिए प्यारे बच्चों, दूसरे समीकरण की a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करेंगे तो बताओ a2 का मान कितना है धन 6, b2 का मान कितना है ऋण 2 और c2 का मान कितना है ऋण 3। चेक कर लीजिए सभी प्यारे बच्चों, a2 कितना है धन 6, b2 कितना है ऋण 2 और c2 कितना है ऋण 3। तो क्या कहेंगे, चूंकि दिए गए समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है, एक अद्वितीय हल है, इसलिए अद्वितीय हल का प्रतिबंध है a1 बटे a2 बराबर नहीं होता है b1 बटे b2 के। तो चलिए बढ़ते आगे, a1 का मान है k, a2 का मान है 6 बराबर नहीं है b1 का मान है ऋण 1 और b2 का मान है ऋण 2। ऋण से क्या कट जाएंगे ऊपर नीचे ऋण, तो k बट्टे 6 बराबर नहीं है 1 बट्टे 2 के, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो k 2 का k में गुणा 2k बराबर नहीं है 6 एकम 6, 2 गुणा से भाग में भेज देंगे, 2k बराबर नहीं है 6 बट्टे 2, 2 3 6, तो k बराबर नहीं है किसके 3 के, तो k बराबर नहीं है 3 के, तो विकल्प जो आपका b है वो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, अद्वितीय हल को ही बोलते केवल एक हल, ठीक है, एक हल के लिए प्रतिबंध होता है a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, कह रहा है यदि अल्फा और बीटा इस बहुपद fx बराबर x वर्ग धन x धन 1 के मूल हों। पहचानिए प्यारे बच्चों, मैंने बताया था अगर किसी द्विघात बहुपद, ठीक है, fx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये आपका द्विघात बहुपद है। अगर किसी द्विघात बहुपद के मूल अल्फा और बीटा हैं तो मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, दो बातें निकाल के रख लीजिएगा। कह रहा है इस द्विघात बहुपद के मूल अल्फा कॉमा बीटा हैं, तो हम दो बातें निकाल के रख लेंगे, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। मूलों का योगफल ऋण x का गुणांक धन 1 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक धन 1, तो फाइनली आ गया ऋण 1 अल्फा इंटू बीटा। अचर पद कितना है 1 बटे एक्स वर्ग का गुणांक 1, तो फाइनली कितना आ गया 1। बताइए, अल्फा धन बीटा आ गया, अल्फा इंटू बीटा आ गया, पूछा क्या है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। बताइए अल्फा बीटा का लासा क्या आएगा, अल्फा बीटा, अल्फा से अल्फा कटेंगे, बीटा का 1 में गुणा, इसका मान पूछ रहा है 1 बटे अल्फा धन 1 बटे बीटा का मान, तो अल्फा बीटा लासा आ गया। दो भिन्न थी, उनके बीच में धन का चिन्ह था, तो अल्फा बीटा लासा हो गया। अल्फा से अल्फा कटे बीटा का 1 में, बीटा से बीटा कटे अल्फा का 1 में, तो बीटा प्लस अल्फा का हो चाहे अल्फा प्लस बीटा है तो दोनों प्लस के। तो बताओ अल्फा धन बीटा का मान कितना है हमारे पास, ऋण 1 है, अल्फा इंटू बीटा का मान है धन 1 है, तो 1 के भाग का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फाइनली आपका ऋण 1 जो कि विकल्प बी आपका है प्यारे बच्चों राइट हो जाएगा। देख लीजिए, हमें एक द्विघात बहुपद दिया था, उसके मूल अल्फा बीटा दिए थे, तो हमने एक बार मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा लगा दिया और एक बार मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा लगा दिया। देख लीजिए प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत परेशानी हो कमेंट जरूर करिएगा। बढ़ते हैं आज के लास्ट प्रश्न पर। क्या है प्यारे बच्चों आज का लास्ट प्रश्न, देखते हैं। कह रहा है पाई 1 है, पाई 1 है, पाई क्या है, परमेय है, अपरमेय है, प्राकृतिक है, या इनमें से कोई नहीं है। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल याद कर लीजिए, बहुत से बच्चे कहते हैं कि पाई का मान 22/7 होता है इसलिए ये परिमेय है। बहुत ध्यान से सुनिए प्यारे बच्चों, अगर आपको 22/7 लिखा हो तो आपको परिमेय ही कहना है, लेकिन अगर पाई लिखा हो तो याद कर लीजिए कि पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। ये बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिए। पाई का मान 22/7 जो होता है वो p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक है और q डज नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए प्यारे बच्चों ये परिमेय है। लेकिन जो पाई 3.14 करके जो मान होता है, वो जो मान आता है वो प्यारे बच्चों कैसा होता है, अपरिमेय होता है। इसलिए याद कर लीजिए पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक
अपरिमेय संख्या है। पाई एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको ये, ठीक है, एक क्लास ये 20 क्वेश्चन की प्यारे बच्चों करा दी है। अभी आप वेट करिए, ठीक है, 2 मिनट बाद 2 से 5 मिनट के अंदर एक क्लास और आने वाली है। इसके भी आप 20 प्रश्न को प्यारे बच्चों अच्छे से वॉच कर लेना। आज के लिए बस इतना ही। सभी को, ठीक है, बिल्कुल सभी जुड़े रहिएगा। अभी एक क्लास और आपको 20 क्वेश्चन की आने वाली है, उसको आप अच्छे से वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।